सूरज एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उस हवेली में उसके अलावा कोई भी नहीं रहता था। बस उस हवेली में एक बूढ़ी औरत काम करने आती थी और चुपचाप काम करके वहाँ से चली जाती थी। एक दिन सूरज रात के समय अकेला पैदल घर से निकलता है और रास्ते में सीमा एक बस स्टॉप पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। सीमा को देखकर सूरज उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। सीमा गुस्से में कहती है, पता है ना, मैं कब से यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे तुम तो ऐसी वाली गाड़ी में आते हो, पर यहाँ तो मैं बस से धक्के खाती हुई आती हूँ, और ऊपर से इतनी गर्मी। अरे अब बस भी करो, मुझसे गलती हो गई। अब गुस्सा छोड़ो और बताओ कहाँ चलना है। मुझे नहीं पता। अरे बाबा, शांत हो जाओ। फिर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। बताता हूँ। दरअसल अब मुझसे भी इंतज़ार नहीं होता। हम कितने कितने दिनों में मिल पाते हैं, इसीलिए अब बस मैंने सोच लिया है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी का नाम सुनकर सीना खुशी से पागल हो जाती है। उसे तो सूरज की इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वह उसे शादी के लिए पूछ रहा है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं आज ही गांव में अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताती हूँ। नहीं नहीं, उनको कुछ मत बताओ। ये तुम क्या बोल रहे हो सूरज? उन्हें हमको यह बात तो बताना पड़ेगा ना। तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मेरे तो माँ बाप हैं ना, और उनके बिना हमारी शादी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। सीमा देखो, मैं बस चाहता हूँ अभी हम बस एक नॉर्मल शादी करके साथ में रहते हैं, और जब दोनों को ठीक लगेगा तो हम खुद उनको जाकर बताएंगे, और फिर एक बार गांव में धूमधाम से शादी कर लेंगे। सीमा सूरज की बात मान लेती है और दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं। इस शादी के बारे में वह किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। सूरज शादी करके सीमा को अपनी हवेली में लेकर आता है। इतनी बड़ी हवेली देखकर सीमा तो हैरान ही रह जाती है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी हवेली! तुम यहाँ रहते हो? सीमा हवेली देखते देखते अंदर जाती है। सूरज सीमा को उसका कमरा दिखाता है। सीमा अपना कमरा देखकर बहुत खुश होती है। उसके लिए यह सब तो सपने जैसा होता है। सूरज आराम से सो रहा होता है, पर सीमा को नींद ही नहीं आती। सीमा बार बार कमरे में घूमती रहती है, पर उसे चैन ही नहीं पड़ रहा होता। मुझे तो नई जगह पर जल्दी से नींद ही नहीं आती। सूरज भी अभी तो सो रहा है। क्या करूं? अब मैं एक काम करती हूँ, जब तक सूरज सो कर उठेगा तब तक मैं हवेली देखकर आ जाती हूँ। सीमा उठकर हवेली देखने चल देती है। सीमा सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। चलते चलते सीमा को सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है। सीमा को वह दरवाज़ा बड़ा ही अलग सा लगता है। वह उस दरवाजे के पास जाती है, और जैसे ही उसे खोलती है, उसमें से एक हाथ बाहर आता है और सीमा का हाथ पकड़ लेता है। सीमा बहुत डर जाती है। डर की वजह से उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही होती। वह बार बार चिल्लाने की कोशिश करती, भागने की कोशिश करती, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, पर वह हाथ सीमा को छोड़ ही नहीं रहा होता। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ आया। सीमा सूरज को वह हाथ दिखाने की कोशिश करती है, पर अब ना तो वो हाथ होता है और ना ही वहाँ कोई दरवाज़ा। सीमा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह बड़ी परेशान सी हो जाती है और बार बार सूरज को बोलने लगती है। सूरज, यहाँ अभी एक अजीब सा दरवाज़ा था, और जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक हाथ निकल कर आया, और उसने 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 मेरा हाथ पकड़ लिया। सीमा सूरज को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर सूरज उसकी एक नहीं मानता। उसके बाद घर में एक औरत काम करने आती है। सीमा को वह औरत भी कम अजीब नहीं लगती। वह उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है। अरे, आप यहाँ काम करती हो? क्या यहीं पास में ही रहती होंगी ना? वैसे नाम क्या है आपका? वह औरत सीमा के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। अरे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वह तो एक बार भी सीमा की तरफ नहीं देखती। सीमा को वह औरत बड़ी अजीब लगती है। वह जल्दी से सूरज के पास जाकर उसे बताती है। अरे, उसे ना तो सुनाई देता है, और ना ही वह बोल पाती है, और ना ही उसे दिखाई देता है। क्या?
फिर वह यह सब काम इतने अच्छे से कैसे कर लेती है? सूरज घर से बाहर चला जाता है और सीमा पूरे घर में अकेली होती है। पूरा दिन बस यहाँ से वहाँ घूमकर अपना वक्त गुजार रही होती है। सीमा जब बालकनी में खड़ी होकर बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रही होती है तो उसे नीचे उसकी नौकरानी दिखती है, जो पेड़ के साइड में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। सीमा जल्दी से नीचे भागती है और बगीचे में जाकर देखती है तो वह औरत बगीचे की सफाई कर रही होती है। अरे, मैंने अभी देखा था तुमको, अभी तुम किसी से बातें कर रही थी ना? वह औरत बस बगीचा साफ करती रहती है। सीमा को उससे बहुत चिढ़ होने लगती है। वह गुस्से में आकर उस औरत को पकड़कर हिला देती है। सीमा अब पूरे घर में अकेली होती है। वह आराम से घर में घूम रही होती है कि उसे फिर से वह दरवाज़ा देखता है। सीमा इस बार और भी ज़्यादा डर जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। आखिर यह दरवाज़ा मुझे बार बार क्यों दिख रहा है? क्या है इसके पीछे? मैं जाकर देखूं या नहीं? सीमा के मन में बड़ी दुविधा होती है, पर वह हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाती है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। सीमा घबराई हुई उस दरवाजे के अंदर एक कदम रखती है। अंदर एकदम अंधेरा होता है और तभी दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। सीमा जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तभी पीछे से एक डरावनी चुड़ैल वहां आ जाती है। मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ पीछे। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह उस चुड़ैल के पीछे जाने लगती। वह डर डर कर खड़ी होती है और हिम्मत करके उस चुड़ैल के पीछे जाती है। सीमा को उस रास्ते पर एक औरत की लाश मिलती है और फिर उसके बाद दूसरी औरत की लाश होती है। सीमा हिम्मत करके आगे बढ़ती जाती है और मन ही मन भगवान का नाम लेती रहती है। अरे, यह क्या? मैं बाहर कैसे आ गई? मैं तो अभी उस दरवाजे के अंदर थी। सीमा के मन में हजारों सवाल होते हैं। उसे पहले दिन से वह हवेली और उस हवेली में काम करने वाली औरत अजीब ही लग रहे होते हैं। रात को सूरज जैसे ही घर आता तो सीमा सूरज से बोलती है, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूरज बाथरूम में चला जाता है और सीमा अलमारी से सूरज के कपड़े निकालने लगती है। जब सीमा सूरज के कपड़े निकाल रही होती है तभी कपड़ों के ढेर से बिल्कुल वैसा ही चुन्नी नीचे गिर जाती है। उस चुन्नी को देखकर सीमा को सारी लाशें याद आ जाती हैं। वह उस चुन्नी को हाथ में लेकर बस देखती रहती है कि तभी पीछे से सूरज उसे आवाज़ देता है। सीमा घबरा जाती है और उस चुन्नी को वापस अलमारी के अंदर रख देती है। सूरज खाना खाकर सो जाता है। सीमा रात को बालकनी पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि कल तो अमावस्या है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ और मुझे इन सब के बारे में बस वह चुड़ैल ही बता सकती है। सीमा हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाकर वह उस चुड़ैल को आवाज़ देती है। अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। इन सब लड़कियों से पहले वो सूरज ने शादी की, फिर अमावस की रात को उनका गला घोटकर मार दिया। तुम उसकी आखिरी बलि होगी, जिसके बाद वह बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? पहचाना नहीं तुमने सीमा? मैं रानू। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा को अब सब समझ आ जाता है। अच्छा, तभी सूरज ने मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताने दिया। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना यह मुझे भी मार देगा। सीमा उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और अगर चली भी गई तो सूरज मेरी जगह किसी और की बलि देगा। आधी रात को सूरज बिस्तर से उठकर देखता है कि सीमा वहाँ नहीं है। उसे लगा वह बाथरूम गई होगी और वह कमरे से बाहर चला जाता है। सीमा को पता चल जाता है और वह उसका पीछा करते हुए रसोई के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। रसोई में सूरज और वह औरत बातें कर रहे होते हैं। मैं कल बलि और शैतान के भोग के लिए सब तैयार कर दूंगी। बेटा, बस कल इसकी बलि चढ़ जाए तो हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। अगले दिन अमावस होती है। सीमा बहुत डरी हुई होती है। सीमा को कोई रास्ता नहीं दिखता और फिर उसे रानू याद आती है। रानू जो और सूरज की बहुत अच्छी दोस्त होती है, पर सूरज ने उसकी भी बलि चढ़ा दी होती है। सीमा जल्दी से उस भूतिया दरवाजे के अंदर जाती है। मुझे मुझे आज तुम सब की ज़रूरत है।
उसके लिए पहले हमें इस भूतिया दरवाजे से बाहर निकालना होगा। पर कैसे? इन सबके गले में बंद चुन्नियों को खोलकर। शीतल जल्दी जल्दी सबके गले में बंधी चुन्नी खोल देती है और तभी उसे सूरज की आवाज़ आ जाती है। एक एक करके सबकी चुन्नी खोल देती है और तभी सूरज उस दरवाजे के अंदर आ जाता है। सूरज जैसे ही चुन्नी से सीमा का गला दबाने की कोशिश करता है, सारी चुड़ैलें जिंदा हो जाती हैं और सूरज और उसकी माँ को पकड़ लेती हैं। पर वह चुड़ैल उन दोनों को जान से मार देती है। सीमा उस हवेली से आज़ाद हो जाती है। उसके बाद वह अपने माँ बाप के पास गांव चली जाती है।